नमस्कार दोस्तों। शास्त्री भाग तृतीय इसके नव्य व्याकरण के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम निर्धारित है, जो णिजंत प्रकरण से लेकर उत्तर कृदंत प्रकरण तक। इन प्रकरणों में 15 प्रकरण हैं। बीच में उनादि प्रकरण आता है, उसको छोड़ दिया गया है। तो ये जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो कि मुझे दिया गया है। तो इसमें जो ग्रंथ चलता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ चलता है वो शास्त्री कक्षा के तीनों भागों में चलता है। इसमें णिजंत प्रकरण जो है वो शास्त्री तृतीय वर्ष के नव्य व्याकरण के प्रथम प्रश्न पत्र में चलता है। उसके लट लकार के रूप बनाने की प्रक्रिया में जानेंगे। प्रकरण बहुत बड़ा है, इसलिए बड़े प्रकरण होने के कारण मैंने इसको कई भागों में बांट दिया है। तो ये इसका पहला भाग है जो आपके सामने है। इसमें मात्र प्रक्रिया मात्र हम जानेंगे कि लट लकार के रूप कैसे बनाए जाते हैं। ज़्यादा धातुओं को मैं इसमें नहीं दूंगा। तो इस प्रकरण की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इससे पहले जो आपने प्रकरण पढ़े हैं कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष में, उसमें भवादि प्रकरण से लेकर चुरादिगण तक आपने पढ़े हैं। तो वहाँ पे आपने सभी धातुएं पढ़ ली हैं। तो इस प्रकरण में अपनी स्वयं की कोई भी धातु नहीं है। भवादि से लेकर चुरादिगण तक की जो 10 गणीय धातुएं हैं, उनमें किसी भी धातु से निच प्रत्यय हो सकता है। किसी धातु में भी निच प्रत्यय होने में कोई बाधा नहीं है। उन धातुओं से प्रेरणा अर्थात कराना अर्थ में निच प्रत्यय किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में अब पढ़ने से पढ़ाना बना देते हैं, करने से कराना बना देते हैं, लिखने से लिखाना बना देते हैं, खाने से खिलाना, देखने से दिखाना आदि क्रियाएं बनती है। उसी प्रकार संस्कृत की धातुओं से भी ऐसे ही अर्थों के लिए णिच प्रत्यय करके क्रम से पठती से पाठयति, करोति से कार्यति, लिखती से लेखयति, खादति से खादयति, पश्यति से दर्शयति आदि बना लिए जाते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, वैसे ही णिच प्रत्यय यदि कर दिया जाए तो पाठी बनाने के बाद इसका अर्थ हो जाता है पढ़ाना, अर्थात प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इसके उपयोगी सूत्रों के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला इन सूत्र है वो है तत्प्रयोजको हेतुश्च। इसकी वृत्ति हम देखते हैं तो कर्तुः प्रयोजको हेतु संज्ञा कर्तृसंज्ञश्च स्यात्, अर्थात कर्ता के प्रयोजक की हेतु संज्ञा होती है और कर्तृसंज्ञा होती है। जब एक कर्ता कोई काम करे और दूसरा कर्ता उससे उस काम को करवाए, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ दो कर्ता मिलेंगे। तो एक कर्ता जो काम करने वाला है और एक कर्ता है वो काम करने वाला है। तब जो काम कराने वाला करता है उसे प्रयोजक कर्ता कहा जाता है, तथा जो काम करने वाला करता है उसे प्रयोज्य कर्ता कहा जाता है। इसको हम विस्तार से देख लेते हैं आगे। प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता, जहाँ प्रेरणार्थक नियंत धातु होती है तो वहाँ पे दो कर्ता हो सकते हैं, प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता। जैसे गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, गुरु शिष्यम पाठयति, यह प्रेरणार्थक वाक्य है। यहाँ गुरु प्रेरक होने से कर्ता भी बन गए, अर्थात कर्तृसंज्ञक हो गए हैं। गुरु शिष्य को पढ़ाने में हेतु भी है, अतः वे हेतु संज्ञक भी हो गए। यहाँ शिष्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के कारण गुरु प्रयोजक करता है, अर्थात जो प्रेरित करने वाला है वो प्रयोजक करता है और जो प्रेरित होने वाला है वो प्रयोज्य करता है। तो यहाँ जो प्रेरक हैं वो गुरु हैं, इसलिए वो इनको प्रयोजक कर्ता माना गया है। और प्रयोजक कर्ता जो गुरु हैं उनकी प्रेरणा से पढ़ने वाला है वो शिष्य है, अतः शिष्य प्रयोज्य कर्ता के रूप में है। अतः जो प्रयोजक कर्ता होगा उसकी कर्तृसंज्ञा भी होगी क्योंकि वो कर्ता है, और साथ में वो प्रेरक का हेतु भी है, इसलिए वो हेतु संज्ञक भी होता है। तो इसलिए जो तत्प्रयोजक को हेतुश्च में पढ़ा गया था उसमें प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता ये दो तरह के कर्ता होते हैं। जिसमें प्रयोजक कर्ता माना गया है उसकी हेतु संज्ञा और कर्तृसंज्ञा दोनों स्वीकार की गई है। अब हम आगे इसके महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी करें तो जो अगला सूत्र आता है, क्योंकि णियंत प्रकरण है, णिजंत प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो आता है वो णिच प्रत्यय करने वाला सूत्र आता है। अब णिच प्रत्यय के बारे में हम देखें तो णिच प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, तो पूरे प्रकरण में आपको इसमें णिच प्रत्यय करने वाला एकमात्र सूत्र मिलता है और वो सूत्र है हेतुमति च, जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ च वाच्य धातुर्निच स्यात्, अर्थात प्रेरणा आदि व्यापार के वाच्य होने पर किसी भी गण के धातु से णिच प्रत्यय लगता है। अर्थात प्रेरणा आदि व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो वो किसी भी धातु से लग सकता है, चाहे वो किसी भी गण की हो,
किसी भी तरह की धातुओं में णिच प्रत्यय होने में कोई भी बाध्यता नहीं है। यहाँ पे हेतुमती च में हेतु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हेतु का जो अर्थ होता है स्वतंत्रकर्ता का प्रयोजक, प्रयोजक का व्यापार होता है प्रेरणा देना। तो प्रेरणा के 5 भेद कहे जाते हैं। पहला भेद है प्रेषण, इसका मतलब होता है सेवक आदि को प्रेरित करना। दूसरा भेद है अध्येषण, अर्थात बड़ों को या समवयस्कों को प्रेरित करना। तीसरा भेद है अनुमति, अर्थात अनुमति से कार्य का होना। चौथा भेद है उपदेश, उपदेश का मतलब अपने से बड़ों के वचन। अनुग्रह मतलब किसी की सहायता रूप प्रेरणा। उस प्रेरणादि पार के वाच्य होने पर किसी भी गण की धातु से णिच प्रत्यय लग सकता है। जो आपको पहले भी बता दिया गया है, ये णिच प्रत्यय कहीं भी लग सकता है, किसी भी धातु में कोई बाध्यता नहीं है। णिच प्रत्यय लगने पर अर्थ परिवर्तन होता है, क्योंकि धातुओं के अपने भी अर्थ होते हैं और प्रत्ययों के अपने अर्थ होते हैं। तो णिच प्रत्यय लगने पर धातु में क्या अर्थ परिवर्तन हो सकता है ये देखते हैं। तो णिच प्रत्यय लगने पर उस धातु का अर्थ उस क्रिया को कराना या करवाना हो जाता है। जैसे कि सामान्य रूप से हम गम धातु को जाने के अर्थ में लेते हैं, जैसे गच्छति मतलब जाता है। यदि हमने इसको णिच प्रत्यय में प्रयोग में ले लिया तो गम प्लस णिच, इसमें रूप बनेगा गम्यति, उसका मतलब होता है भेजता है। इसी तरह से लिख धातु होती है, लिख धातु का मतलब होता है लिखना। यदि उसमें आपने णिच प्रत्यय लगा दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा लिखाना। इसी तरह पठ धातु होती है, उसका मतलब होता है पढ़ना। यदि आपने णिच प्रत्यय लगा दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा पढ़ाना। चल धातु चलने के अर्थ में आती है, और यदि णिच लगा दिया तो चलाने के अर्थ में आ जाएगी। भुज धातु खाने के अर्थ में होती है, यदि णिच प्रत्यय लगा दिया तो खिलाने के अर्थ में हो जाएगी। पा धातु पीने के अर्थ में होती है, और यदि आपने णिच प्रत्यय लगा दिया तो पिलाने के अर्थ में हो जाएगी। दृश्य धातु देखने के अर्थ में होती है, यदि आपने णिच प्रत्यय लगा दिया तो दिखाने के अर्थ में हो जाएगी। स्वप धातु सोने के अर्थ में होती है, और यदि आपने णिच लगा दिया तो सुलाने के अर्थ में होती है। अर्थात सामान्य धातु कोई भी हो, यदि आपने उसको णिजंत बना दिया, णिच प्रत्यय का प्रयोग वहाँ आपने कर दिया है, तो प्रेरणा के अर्थ में जाएगी वो धातु। णिच प्रत्यय का अनुबंध लोप यदि हम करते हैं तो प्रत्यय कोई सा भी हो, अनुबंध लोप लगभग सब में होते हैं। और जब भी अनुबंध लोप होता है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लोप कर दिया जाता है। तो णिच प्रत्यय में हम देखते हैं तो णिच प्रत्यय में 3 वर्ण होते हैं, ण, ई और च। इसमें जो ण है वो प्रत्यय के आदि में है, और प्रत्यय में के आदि में होने के कारण चुटु सूत्र के द्वारा इसके ण की संज्ञा हो जाती है। क्योंकि ये चुटु सूत्र जो होता है वो वर्ण के आदि में, जो यदि प्रत्यय के आदि में यदि च वर्ग और ट वर्ग है तो उसकी संज्ञा करता है। और जो च वर्ण है वो अंतिमित व्यंजन है, तो अंतिम व्यंजन होने के कारण च की संज्ञा होती है, वो हलंत्यम सूत्र से हो जाती है, और दोनों का तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो लोप होने के बाद केवल ई शेष बचता है। अर्थात णिच प्रत्यय यदि आप करेंगे तो उसमें ना आपको ण मिलेगा ना आपको च मिलेगा। यदि अनुबंध लोप आप करेंगे तो वहां मात्र आपको केवल ई मिलेगा। अब णिजंत प्रकरण में पद निर्णय करते हैं, तो कोई भी धातु या तो परस्मै पद हो सकती है या आत्मनेपद हो सकती है। तो हम णिजंत में यदि हम देखते हैं तो ये धातुएं किस में हो सकती हैं, कुछ धातुएं उभयपदी भी होती हैं। तो इसमें है, जब हम किसी भी धातु का प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तब वह धातु पहले किसी भी पद का रहा हो, णिजंत प्रकरण में आने के बाद वो उभयपदी हो जाता है। इसका कारण ये कि णिचश्च सूत्र जो है इसमें वो णिजंत धातुओं से आत्मनेपद का करता है, और वो तब करता है जब क्रिया का फल कर्ता को मिले। अर्थात णिचश्च सूत्र लगाने के बाद धातु है वो आत्मनेपदी हो जाएगी। और यदि कर्तृगामी क्रिया फल न हो, यदि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले तो शेषात् कर्तृ परस्मैपदम, इस सूत्र के द्वारा परस्मैपद हो जाता है। अर्थात यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले, णिच प्रत्यय का आपने प्रयोग किया है तो आत्मनेपद होगा, और यदि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले और आपने णिच प्रत्यय किया है तो शेषात् कर्तृ परस्मैपदम से वहाँ परस्मैपद होगा। इसका मतलब ये है क्रिया का फल कर्ता को मिलने या न मिलने के आधार पर इन धातुओं को उभयपदी कहा जा सकता है। आत्मनेपद में भी ये प्रयोग होते हैं, परस्मैपद में भी होते हैं। जब सामान्य प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय लगता है तो ये धातु उभयपदी हो जाती है। अतः सामान्य स्थिति में हम देखते हैं पठ धातु होती है, उसके केवल परस्मैपद में रूप चलते हैं, जैसे कि पठती, पठते, पठंती, इस तरह से रूप चलते हैं। लेकिन यदि आपने प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय लगा दिया है तो यहाँ जो रूप है वो पाठयति, पाठयते, पाठयंती भी चलेंगे, और पाठयते, पाठयते, पाठयन्ते, इस तरह भी रूप चलेंगे। अर्थात इसमें दोनों तरह के रूप बन सकते हैं। प्राय सभी णिजंत धातुएं हैं वो उभयपदी होती हैं,
लेकिन कुछ अपवाद सूत्र ऐसे हैं जो या तो उस धातु को केवल आत्मनेपद में कर देंगे या केवल परस्मी पद में कर देंगे। अब नीच प्रत्यय की धातु संज्ञा, क्योंकि कोई भी धातु है उसकी धातु संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो भूवादाय धातु होता है। तो नीच प्रत्यांत सभी धातुओं में जो धातु संज्ञा होती है वो सनाद्यंता धातु सूत्र से होगी। इसमें सनाद्यंता धातु सूत्र का जो कार्य है वो सनादि अर्थात सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, क्विप, णिच, यंग, यक, आय, इयंग और णिंग, ये 12 सब होते हैं, 12 प्रत्यय होते हैं। तो 12 प्रत्यांत समुदायों की जो धातु संज्ञा होती है वो सनाद्यंता धातु से होगी। अर्थात इसमें जो प्रथम धातु संज्ञा होती है वो भूवादाय धातु से होती है और जो बाद में जो धातु संज्ञा होगी वो सनाद्यंता धातु सूत्र के द्वारा होगी। तो धातु संज्ञा के पश्चात लट लकार के परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनाने की जो प्रक्रिया है सभी में समान रहेगी। तो निजंत प्रकरण में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के निष्पन्न सभी रूपों में सभी के अंत में आयति मिलेगा। जैसे आपने पाठ यति रूप देखते हैं तो पाठ में आयति जोड़ते हैं, भाव्यति आप देखते हैं तो भाव में आयति जोड़ते हैं। तो इस आयति को बनाने की जो प्रक्रिया है वो सभी जगह समान रहेगी। जैसे कि धातु कोई भी हो उसमें णिच प्रत्यय लगेगा, णिच प्रत्यय लगने में संबंधित बदलाव जो भी किसी धातु में हो होंगे। इसके बाद में सनाद्यंता धातु से उसकी धातु संज्ञा होगी। इसके बाद वर्तमान लट से लट लकार होगा, लट लकार का अनुबंध लोप करेंगे, लय शेष बचेगा। तो स्थिति रहेगी धातु उसमें णिच का ई और इसके बाद में लट लकार का लय। शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद संज्ञा होगी। इसके बाद में तिप्ता जी से लय के स्थान पर तिप आदेश होगा, अनुबंध लोप होगा तो ती बचेगा। और तिंग सित सार्वधातुकम से तिप की सार्वधातुक संज्ञा होगी। इसके बाद में कर्तरी सब से सब का आगम होगा, अनुबंध लोप होगा तो ए बचेगा। अर्थात अब स्थिति हो जाएगी धातु उसके साथ में ई जो णिच का है, ए जो कि सब का है और ती जो कि प्रत्यय का है। तिंग सित सार्वधातुकम से पुनः इसकी सब की सार्वधातुक संज्ञा होती है और सार्वधातुक कार धातु का से यदि ई का गुण होगा तो ए होगा। अर्थात जो णिच प्रत्यय का ई था वो ए के रूप में बदल गया। तो अब स्थिति रहेगी धातु उसके साथ में ए जो णिच प्रत्यय का ई था उसका ए हो चुका है, इसके बाद में सब प्रत्यय का है और उसके बाद में ती। एचो या वैसे एक के स्थान पर आयादेश होगा तो ये रूप आपका बन जाएगा आयति, जो कि आपको सभी लट लकार के परस्मै पद वाले रूपों में लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यदि आत्मनेपद में बनाते हैं तो आत्मनेपद में सब में रहेगा आयते। तो निजंत प्रकरण के लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन के निष्पन्न रूप में सभी के अंत में आयते मिलेगा। जैसे कि पाठयते, पाठ में यदि आपने आयते जोड़ा तो पाठयते बन गया, भाव में यदि आपने आयते जोड़ा तो भाव्यते बन गया। तो इस आयते की बनाने की जो प्रक्रिया है वो सभी जगह समान रहेगी। जैसे कि सबसे पहले आप धातु लाए, धातु के बाद में आपने णिच प्रत्यय किया, संबंधित जो बदलाव आपको करना है वो बदलाव कर लेंगे। इसके बाद सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होगी, वर्तमान लट से लट लकार होगा, अनुबंध लोप से केवल लय शेष बचेगा। तो स्थिति रहेगी धातु णिच का ई और उसके बाद में लट का लय। णिचश्च सूत्र के द्वारा आत्मनेपद संज्ञा होगी। आत्मनेपद संज्ञा होने के बाद तिप्ता जी सूत्र के द्वारा प्रथम पुरुष के एक वचन में लय के स्थान पर तय आदेश होगा। तो अब स्थिति रहेगी धातु, इसके बाद में णिच का ई और इसके बाद में तय। इसके बाद तिंग सित सार्वधातुकम से तय की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, कर्तरी सब से सब का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप होगा। तो स्थिति रहेगी धातु ई है और तय। इसके बाद में सार्वधातुक संज्ञा सब की और सार्वधातुकार धातु का का गुण ए हो जाएगा। एच वैसे एक के स्थान पर आयादेश हो जाएगा और टीते आत्मनेपदान तेरे से टी के स्थान पर ए तो होगा तो आयते रूप बनेगा। तो इस तरह से आत्मनेपद में आयते बनाना इस प्रकार से रहेगा। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि शास्यति। शास्यति में शासनतम प्रेरियति, अनुशासन कराता है। वैसे अनुशिष्टौ जो धातु है यदि सामान्य अवस्था में देखें तो अनुशासन करता है, यदि आपने प्रेरणावस्था में इसको किया तो अनुशासन कराता है। यहाँ पे शास्तु धातु है, अनुबंध लोप किया, सास शेष बचा। यहाँ पे हेतुमति जैसे आपने णिच प्रत्यय कर दिया, णिच प्रत्यय करने के बाद में अनुबंध लोप किया तो ई शेष बचा। तो स्थिति हो गई सास ई। इसके बाद में आपने सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर दी, वर्तमान ने लट से लट लकार कर दिया, अनुबंध लोप, स्थिति रहेगी सासी प्लस में लय। इसके बाद में शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद संज्ञा होगी। तिप्ता जी सूत्र के द्वारा यहाँ पे तिप प्रत्यय हो जाएगा लय के स्थान पे, अनुबंध लोप में ती शेष बचेगा। इसके बाद में तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तरी सबसे सप प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप से ए बचेगा। तो सासी ए और ती।
तिंग सित सार्वधातुकम से पुनः सार्वधातुक संज्ञा होगी, सार्वधातुकार धातु का ऐसे गुण होगा, तो स्थिति रहेगी सास से ए और ती। और इसके बाद में एचो से आप एक के स्थान पर आय आदेश कर देंगे तो ये स्थिति हो जाएगी सास यति। अर्थात धातु आपके पास केवल सास थी, उसमें आपने आयति जोड़ दिया तो ये रूप बन गया आपका सास यति। तो वो आयति बनाना मैंने आपको पहले सिखाया ही है। तो इसके बाद में इसमें एक विशेष ये है, यहाँ पे नहुचंगी उपधाय ऋस्व से उपधा ऋस्व होता है, प्राप्त होता है, लेकिन नागलोपी सास वृद्धिताम उसके द्वारा निषेध हो जाता है। अर्थात सास धातु जैसी है वैसी की वैसी रहती है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आता है। इसी तरह से यदि आत्मने पद के रूप बनाते हैं तो उसमें रूप बनता है सास्यते। सारी वही चीजें हैं, शासनतम प्रेरियते अनुशासन कराता है, इस अर्थ में अनुशिष्ट उसासु धातु अनुबंध लोप। इसके बाद में निच प्रत्यय के अनुबंध लोप से ई बचा, स्थिति हो गई सास ई, सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो गई। इसके बाद में वर्तमान लट से लट लकार हुआ, अनुबंध लोप, लय शेष बचा तो सासी और लय। इसके बाद में शेषात कर्तरी प्रश्न पदम से प्रश्न पद संज्ञा हो गई, तिप्तस जी से तय प्रत्यय हो गया तो स्थिति हुई सासी तय। इसके बाद में तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई, कर्तरी शब्द से सब प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप से ऐसे बचा तो स्थिति हो गई सासी ए और तय। तिंग सित सार्वधातुकम से पुनः सार्वधातुक संज्ञा हो गई, सार्वधातुकार धातु का ऐसे गुण हो गया, स्थिति हो गई सास से ए तय। एचो से के स्थान पे आदेश, स्थिति सास आय अत। इसके बाद में टित आत्मने पदानम टेरे से टी, टी जो है वो तय के अंदर ए है वो है, तो उसके स्थान पे आपने ये तो किया तो सास यते मैंने, अर्थात आपका सास धातु है और इसमें केवल आपको आयते जोड़ना है तो ये रूप आपका बन जाएगा सास्यते। सास धातु के बनाने वाले, सास धातु के समान बनने वाले अन्य जो धातु रूप हैं तो ढौकंतम प्रेरियति अर्थात भेजता है। यहाँ पे ढोक्री गतऊ ये धातु है, यहाँ पे ढोक में आपने आयति जोड़ दिया तो ढोकयति रूप बन जाएगा, आत्मने पद में आप बनाओगे तो ढोकयते रूप बन जाएगा। और चकासंतम प्रेरियति चमकाता है, इस अर्थ में यदि ये चकाश्री दीप्ता जो धातु है, हाँ चकास में आपने आयति जोड़ा चकासियति बन गया, और यदि आपने आत्मने पद में इसका रूप बनाया आयते जोड़ के तो ये चकासियते रूप बन गया। अजंत धातुओं में नीचे लगाने की प्रक्रिया, इस वीडियो में केवल आपको प्रक्रिया सिखाई गई है। विषय बड़ा होने के कारण धातुओं को मैंने अजंत तथा हलंत में विभाजन कर दिया है और उनकी जो रूप बनाने की प्रक्रिया है वो आपको अगले वीडियो में सिखाई जाएगी। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद है।